पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में सोमवार को रोड शो किया। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पहुंचने के पहले पीएम मोदी के इस रोड शो में हजारों लोगों ने दिल्ली की सड़कों पर स्वागत किया। रोड शो में सड़कों के दोनों तरफ हजारों की भीड़ मौजूद रही। लोग जगह जगह पीएम का अभिवादन कर रहे थे। पीएम के रोड शो का स्वागत मौजूद कार्यकर्ताओं और लोगों ने पुष्प वर्षा से किया। बड़ी संख्या में स्वागत करने वालों में महिलाएं और युवा शामिल हुए। पीएम मोदी का रोड शो दिल्ली में पटेल चौक से एनडीएमसी मुख्यालय तक करीब 1 किलोमीटर तक सफर तय किया। यह रोड शो करीब 15 मिनट का रहा। उधर दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री सहित करीब 350 पदाधिकारी शामिल हुए हैं। इस बैठक में 2023 के विधानसभा चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होने का अनुमान है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 2023 बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और 9 प्रदेशों में चुनाव लड़ना है। उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा ने पूरी कार्यकारिणी से आह्वान किया है कि चुनाव के लिए कमर कस लें। हमें सभी 9 राज्यों में जीत दर्ज करनी है। अध्यक्ष जी ने कार्यकारिणी समिति के सारे सदस्यों का आह्वान किया कि 2023 हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस साल हमें 9 प्रदेशों में चुनाव को लड़ना है और अगले साल 24 में लोकसभा का चुनाव है। तो उन्होंने सारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों का आह्वान किया कि कमर कसकर लग जाएं। जो 9 विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उसमें एक में भी अपनी हार नहीं होनी चाहिए। इसलिए जहां हमारी सरकार है उसको मजबूत किया जाए और जहां हमारी सरकार नहीं है उसको और मजबूत किया जाए। और स्वाभाविक है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी पार्लियामेंट्री बोर्ड के बाद सबसे बड़ी बॉडी है पार्टी। पूरे देश के प्रमुख नेता बैठते हैं, तो ये उनका स्पष्ट संदेश था। आपको मालूम है कि अध्यक्ष जी का एक और निर्देश पहले हुआ था जिसकी रूपरेखा माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं दी थी कि हमें कमजोर बूथों को ठीक करना है और 72,000 बूथ आइडेंटिफाई किए गए थे। लोकसभा में 100 बूथ देना था, विधानसभा में 25 बूथ देना था। जैसे मैं पटना साहब का एमपी हूं तो कहा कि आप कोऑर्डिनेट करके 100 बूथ देखिए कहां कमजोर है। तो ऐसे बूथ 72,000 बूथ चिन्हित किए गए, 72,000 बूथ। और अध्यक्ष जी ने बड़े सुकून से कहा कि 1,30,000 बूथ पर हम लोग पहुंचे। उधर कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी का रोड शो राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का असर है। उन्होंने कहा कि बीजेपी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से खौफजदा है और इसलिए अब पीएम मोदी को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री को ताकत दिखाने की क्या आवश्यकता है? सब मानते हैं कि वो प्रधानमंत्री है, देश जानता है प्रधानमंत्री है, देश को पता है कि पूरा अमला है उनके साथ। तो ताकत दिखाने की प्रश्न आपका यह होना चाहिए कि ताकत दिखाने की जरूरत भाजपा को क्यों आन पड़ी है? क्या भारत जोड़ो यात्रा से डर गई है भाजपा? क्या राहुल गांधी जी के पैदल चलने से डर गई है भाजपा? क्या राहुल गांधी जी के पैदल चलने का असर यह है कि 8,500 करोड़ के विमान में उड़ने वाले अब यात्राएं करने को मजबूर हो रहे हैं? ये राहुल गांधी जी का असर है। आपका सवाल ये होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा चल रही है वो भारत को जोड़ पा रही है? क्यों कहीं ना कहीं भाजपा इस पर सवाल उठाती है और विपक्ष में दरारें भी दिखती हैं। बिल्कुल जोड़ पा रही है। हम भारत को जोड़ने की यात्रा कर रहे हैं, विपक्ष जोड़ने की यात्रा नहीं कर रहे हैं। हमारी यात्रा का नाम भारत जोड़ो यात्रा है। तो देश का हर वर्ग, देश के पीड़ित लोग,
सेना से रिटायर्ड अधिकारी, खेल जगत से जुड़े लोग, शिक्षा जगत से जुड़े लोग आ रहे हैं, राहुल जी के साथ कदम से कदम चल रहे हैं, उनके गले मिल रहे हैं। ये जुड़ता हुआ भारत लोगों को दिख क्यों नहीं रहा है? मुझे हैरत है। लोग अपनी पीड़ा लेकर के आ रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं, नौजवान आ रहे हैं, बेरोजगार आ रहे हैं, किसान आ रहे हैं। आज कल और आज के बीच में आप भगत सिंह के परिवार से जुड़े लोग आए, सेना के कई बड़े लोग आए, रॉ के पूर्व अधिकारी आ रहे हैं। तो आपको भारत जुड़ता हुआ दिख क्यों नहीं रहा है? मुझे हैरत है। जुड़ रहा है भारत। जिनको ये लगता है कि भारत नहीं जुड़ रहा है, उनको अपने चश्मे का नंबर बदलवाना चाहिए। भाजपा क्योंकि आरोप लगाती है कि कांग्रेस जोड़ने की कोशिश करे पहले कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस में ही खुद कई खेमे बने हुए हैं। मुझे लगता है कि भाजपा को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उनको ध्यान देना चाहिए कि नितिन गडकरी जी आजकल कहाँ हैं, शिवराज सिंह चौहान जी कहाँ हैं, नरोत्तम मिश्रा जी कहाँ हैं, उमा भारती जी कहाँ हैं। उन्हें ध्यान देना चाहिए। उन्हें ध्यान देना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है। फिर आप दूसरों के गिरेबान में झांके। पहले भाजपा अपने गिरेबान में झांके कि एक झटके में उनके बड़े बड़े जो नेता थे वो आज कहाँ हैं, मुख्तार अब्बास नकवी कहाँ हैं, एमजे अकबर कहाँ हैं। उनको झांकना चाहिए अपने गिरेबान में। एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से भाजपा तैयारियां कर रही है, जिससे अभी मीटिंग हो रही है, और उसके बाद जो भाजपा का जिस तरीके से उनके तेवर दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं 2024 की तैयारी, कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस की तैयारियां कहाँ हैं? कांग्रेस ज़मीन पे क्यों नहीं दिख रही? कांग्रेस चुनावी मूड में क्यों नहीं दिख रही? नहीं, मुझे हैरत है कि भाजपा जिस तरह की तैयारी 2024 के चुनाव के लिए कर रही है, वो तैयारी भाजपा महंगाई कम करने के लिए क्यों नहीं कर रही? वो तेवर भाजपा का बेरोजगारी कम करने के लिए क्यों नहीं दिखाई देता? वो तेवर भाजपा का देश में नफरत रोकने के लिए क्यों नहीं दिखाई देता? भाजपा को चुना किस लिए गया है कि बस एक के बाद एक की चुनाव की तैयारी करिए, बाकी आप कोई काम ना करिए? सरकारें चुनी क्यों जाती हैं? महंगाई पे आपको ये पीड़ा क्यों नहीं है कि गैस सिलेंडर 1100 रुपए का हो गया? आपको पीड़ा इस बात पर है कि राहुल गांधी पैदल यात्रा कर रहे हैं, तो हम भी करेंगे। अरे महंगाई कम करिए, आपको इसलिए चुना गया है। आप इस लोगों को नौकरी दीजिए। वीडियो जर्नलिस्ट बिनू के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। उधर राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों पंजाब में है। यात्रा को पंजाब में मिल रहे जन समर्थन से पार्टी नेता काफी खुश हैं। सोमवार को राहुल गांधी ने पंजाब की धरती से आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर जमकर हमला किया। राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार को रिमोट कंट्रोल की सरकार बताया। राहुल ने कहा कि पंजाब को पंजाब से ही चलना चाहिए, पंजाब को दिल्ली से नहीं चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी का रिमोट कंट्रोल नहीं बनना चाहिए। हिंदुस्तान का हर प्रदेश का इतिहास होता है, हर प्रदेश की हिस्ट्री होती है, हर प्रदेश की भाषा होती है, जीने का तरीका होता है। और पंजाब को पंजाब से ही चलाना जाया चाहिए। ये मैंने बहुत गहरी बात बोली है। पंजाब को दिल्ली से नहीं चलाना चाहिए, पंजाब को पंजाब से चलाना चाहिए। और मैं पंजाब के चीफ मिनिस्टर से कहना चाहता हूं, भगवंत मान जी से कहना चाहता हूं, आप पंजाब के चीफ मिनिस्टर हो, पंजाब को पंजाब से चलाना चाहिए। दिल्ली के दबाव में, केजरीवाल जी के दबाव में भगवंत मान को नहीं आना चाहिए। यह पंजाब का इतिहास है, पंजाब की हिस्ट्री है और पंजाब की इज्जत की बात है। आपको इंडिपेंडेंटली यहां पे काम करना चाहिए। आपके किसानों, मजदूरों की बात, दिल की बात सुनकर पंजाब के चीफ मिनिस्टर को काम करना चाहिए। किसी का रिमोट कंट्रोल नहीं बनना चाहिए। दिल्ली में इलेक्शन कमीशन की राजनीतिक दलों के साथ एक अहम मीटिंग हुई, जिसमें कांग्रेस सहित विपक्ष के 16 दलों के नेताओं ने भाग लिया। विपक्ष ने प्रवासी मजदूरों के लिए रिमोट ईवीएम के माध्यम से मतदान करने की चुनाव आयोग के प्रस्ताव का विरोध किया। इनका कहना है कि इसमें स्पष्टता नहीं है और कई तरह की खामियां मौजूद हैं। बैठक के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि आयोग के प्रस्ताव में स्पष्ट नहीं है, प्रवासी मजदूर कौन है इनकी परिभाषा नहीं है, प्रस्ताव में इस तरह की कई खामियां हैं। बात यह है, डेमो तो तब देखें जबकि आवश्यक हो। अभी तो इसमें ही सहमति नहीं है कि आरवीएम का उपयोग करना है कि नहीं करना है।
सीईसी ने इस बात को स्वीकार किया कि हम लोग पहले सबकी सुन लें, उसके बाद डेमो दिखाएं। तो बाय एंड लार्ज आज डेमो नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि अधिकांश पॉलिटिकल पार्टीज ने इसका विरोध किया है। तो इसलिए डेमो का तो संभावना नहीं है, लेकिन हम लोगों ने कुछ प्रश्न उपस्थित किए हैं कि किसी भी लोकतंत्र में चुनाव की प्रक्रिया पर कोई शक नहीं होना चाहिए, निष्पक्षता के मामले में 100% भरोसा होना चाहिए। आज पूरे देश में ईवीएम मशीन पर 100% भरोसा लोगों का नहीं है। हमारे कुछ प्रश्न हैं जो हमने रखे आज, और उसके बारे में उन्होंने कहा है कि हम इस पे चर्चा करेंगे और अलग से रिस्पॉन्ड करेंगे। अभी चर्चा नेशनल पार्टीज हैं उनके व्यूज़ तो उन्होंने ले लिए, बाकी राज्यों के जो राज्य की स्टेट पार्टीज हैं उनके व्यू ले रहे हैं। हमारे साथ हैं पीडीपी प्रवक्ता सोहेल बुखारी जी। आज कमीशन की मीटिंग थी, आप लोग यहाँ पर लाए थे, ये क्या रहा और क्या किस तरह की आपत्तियाँ जो हैं आप लोग आरवीएम को लेकर के रख रहे हैं? देखिए, आरवीएम का कॉन्सेप्ट ये लोग आज डिस्कस करना चाहते थे, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव थे उनके साथ। जो मेन मुद्दा था वो जो मशीन इन्होंने तैयार की है उसका डेमोन्स्ट्रेशन होना था। लेकिन जब बात चली तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव थे, ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ने, एक आध शायद हों ऐसी जिनके जो सेम पेज पे ना हो, बाकी सब ने इस बात पे जोर दिया कि ये जो मशीन का डेमो है ये तो आप एक सोच जो आपकी है उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाए वहाँ तक लेके जाती है। अभी तो हमें आपस में ये डिस्कस करना है कि जो करने के लिए हम जा रहे हैं हमें वो करना भी है कि नहीं करना है। ये जो रिमोट वोटिंग का प्रोसीजर है ये हमें करना भी है कि नहीं करना है। अगर ऐसा होगा तो उसमें क्या क्या परेशानियां हैं, उसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं। ईवीएम पे तो पहले ही लोग सवाल उठा रहे हैं, अब ये नई मशीन आ गई, तो ये सारे जो है डिस्कस हुए। रीजनल पार्टियां कैसे प्रबंध करेंगी दूसरे प्रदेशों में? क्या प्रपोजल इन्होंने दिया? इन्होंने तो दिया है ना भी जहाँ भी बंदा हो वहाँ मशीन ले जाओ, अच्छा, वहाँ अपनी मर्जी से वोट डालो, वहाँ तो रिगिंग का बहुत खतरा है। तो पंजाब के अगर लोग 26 राज्यों में होंगे, पंजाब के लोग 26 राज्यों में होंगे, हमारी पार्टी का तो वहाँ कोई केडर नहीं है, कैसे होगा? पंजाब के लोग तो विदेशों में हैं, विदेशों में फिर कैसे होगा? ये पॉसिबल नहीं है। और ये प्रपोजल को तो खुद जो इलेक्शन कमीशन ने पेश किया उसने चुनौतियां नाल जाहिर कर दी, आप ही चुनौतियां सामने रख दी। अगर पहले चुनौतियां सॉल्व नहीं की तो उसको कैसे हल हो सकता है? डेमो नहीं दिया कुछ भी आज? डेमो दिया, मगर डेमो को किसी ने पसंद नहीं किया, तो इसलिए मैं समझता हूँ ये इस सिस्टम को लोग और बड़े सुधार करने वाले हैं। ये माइग्रेंट वोटर का नहीं सवाल, और बड़े हैं। टाइम बहुत कम होता है, वोटर बहुत होता है, एक पोलिंग स्टेशन पे लंबी लाइनें लग जाती हैं, सोइंग पीरियड में, हार्वेस्टिंग पीरियड में चोन हो जाती है, गर्मी में हो जाती है, हिल स्टेट में सर्दी में हो जाती है, फेस्टिवल के समय हो जाती है। ये इन बातों को ध्यान में रखने की बात है, और बहुत सुधार करने वाले हैं। चुनाव आयोग की तरफ से आज राजनीतिक दलों जो मान्यता प्राप्त हैं उनकी एक महत्वपूर्ण मीटिंग बुलाई गई है, और उसका जो सब्जेक्ट है वो सीधे तौर पर रिमोट वोटिंग मशीन पर जो मान्यता प्राप्त 8 राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं या 57 राज्य स्तर की पार्टियां हैं उनके साथ परामर्श किया जा रहा है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हिंदुस्तान में तमाम लोग अपने अपने राज्यों से बाहर जाते हैं, काम करने के लिए जाते हैं, शिक्षा हासिल करने के लिए जाते हैं, रोज़गार के लिए जाते हैं, नौकरी करने के लिए जाते हैं, लेकिन वो कैसे वोट करें, उनको कैसे वोटिंग में शामिल किया जाए, उनको कैसे चुनाव में जो वोट देने का हक है वो कैसे आसानी से प्राप्त हो, इसको लेकर के आज की मीटिंग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अब तक जिस तरह का आंकड़ा प्राप्त हुआ है तकरीबन 130 करोड़ हिंदुस्तानियों में 30 करोड़ ऐसे लोग हैं जो अपने काम के लिए बाहर जाते हैं, और जब चुनाव होते हैं तो फिर उनको अपने जो वतन होता है, अपने जो कॉन्स्टिट्यूंसी होती है वहाँ पर उनको लौटना पड़ता है। लेकिन इससे दिक्कत पैदा होती है और बहुत सारे लोग वोट नहीं दे पाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, ये चुनाव आयोग इस तरह का परामर्श कर रहा है। हालांकि इसको लेकर के कई तरीके के सवाल हैं क्योंकि ईवीएम पर भी पहले ही सवाल हैं। अब जो रिमोट वोटिंग की जो मशीन है उसको लेकर के जो परामर्श हो रहा
रहा है और जो एक सहमति बनाने की कोशिश है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अगर ये सहमति बनती है तो वो 30 करोड़ लोग आसानी से वोट दे सकेंगे। अभी चुनाव आयोग राजनीतिक दलों के सामने एक डेमो देगा, वहाँ पर प्रेजेंटेशन देगा किस तरीके से इसमें पारदर्शिता है और किस तरीके से ये मशीन काम करेगी। तो इन तमाम सवालों के जवाब जो है वो एक तरीके से इलेक्शन कमीशन देगा और उसके बाद जो राजनीतिक दल हैं वो अपने अपने एतराज़ रख सकते हैं, अपने सवाल रख सकते हैं। जनवरी के आखिर तक एक तरीके से सबको लिखित तौर पर भी अपने सवाल रखने की, अपनी राय रखने की जो है एक तरीके से उनसे कहा गया है। लेकिन अगर कोई सहमति बनती है तो जो चुनावी राजनीति है वो पूरी तरह बदल सकती है, क्योंकि चुनावी जो आंकड़े हैं, जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज है वो काफ़ी ऊपर जा सकता है और जो कहना चाहिए कि चुनावी राजनीति में इलेक्शन कमीशन का ये कदम एक इनकलाबी बदलाव लेकर आ सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट बीनू के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने जोशीमठ मामले पर शंकराचार्य की याचिका को सुनने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को याचिकाकर्ता से कहा कि उत्तराखंड हाईकोर्ट में अपनी बात रखें। सुनवाई के दौरान उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट मामले को सुन रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट पहले से इस मामले पर सुनवाई कर रहा है, याचिकाकर्ता को वहीं अपनी बात रखनी चाहिए। इससे पहले स्वामी ने जमीन धंसने से प्रभावित हो रहे जोशीमठ के लोगों के पुनर्निवास और इनकी संपत्ति का बीमा कराए जाने की मांग की थी। भगोड़े कारोबारी विजय माल्या की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है। विजय माल्या के वकील ईसी अग्रवाल ने कहा कि हमने आपके पिछले आदेश के अनुसार केस छोड़ने की मांग करते हुए अर्जी दाखिल की है। सीजेआई DY चंद्रचूड़ ने आदेश दिया कि बार बार प्रयास करने के बावजूद वकील से याचिकाकर्ता ने संपर्क नहीं किया है। याचिकाकर्ता ने इन कार्रवाइयों को करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। हम इसकी याचिका खारिज करते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडीज आज 16 जनवरी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पटियाला हाउस कोर्ट पहुंची थी। सुकेश चंद्रशेखर और अन्य से जुड़े 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलिन फर्नांडीज का नाम भी शामिल है। इससे पहले भी वो कई बार कोर्ट के सामने पेश हो चुकी हैं। जैकलिन फर्नांडीज ने कोर्ट से विदेश जाने की इजाजत मांगी थी, जिसके लिए कोर्ट ने एक्ट्रेस की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया है। अब जैकलिन की याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट में 25 जनवरी 2023 को सुनवाई होगी। बता दें कि जैकलिन ने 29 जनवरी को एक दिन के लिए दुबई जाने की इजाजत मांगी है। इससे पहले जैकलिन ने पिछले साल 23 दिसंबर से 5 जनवरी तक बहरीन जाने की अनुमति मांगी थी। पारंपरिक त्योहार जल्लीकट्टू के दूसरे दिन तमिलनाडु के मदुरै जिले के पलामेदु में एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक जिस अरविंद राजन नाम के शख्स की मौत हुई है वो 9 बैलों को काबू कर चुका था। इसके बाद एक बैल को कंट्रोल करते समय वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे मुदेरी के राजाजी सरकारी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। बता दें कि त्योहार को देखते हुए प्रशासन ने सख्त तैयारियां की थी। यहां 800 बैल और 335 सांडों को वाड़ी वासल से छोड़ा गया था। इन पशुओं को संभालने के लिए 45 मिनट तक 25 लोग अखाड़े के अंदर मौजूद थे। जल्लीकट्टू में लोगों की मौजूदगी को देखते हुए 160 मेडिकल स्टाफ, 6 मोबाइल एम्बुलेंस यूनिट और 160 पशु चिकित्सकों के अलावा 1500 पुलिसकर्मियों को आयोजन स्थल पर तैनात किया गया था। दिल्ली के कांझीवाला हिट एंड ड्रैग केस में आरोपी आशुतोष की जमानत याचिका पर आज रोहिणी कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में जमानत याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि यह मामला गंभीर है और वे इस केस में धारा 302 लगाने की प्रक्रिया में है। इससे पहले शुक्रवार को दिल्ली पुलिस ने घटना के समय रोहिणी जिले में PCR वैन और
पिकेट में ड्यूटी पर तैनात 11 कर्मियों को निलंबित कर दिया था। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस को हादसे के समय रात में 3 पीसीआर वैन और 2 पिकेट पर तैनात सभी कर्मियों की निलंबित करने का निर्देश दिया था। छब्बीस जनवरी से पहले देश की तमाम सुरक्षा एजेंसियों को विशेष तौर पर अलर्ट किया गया है। केंद्रीय खुफिया एजेंसी आईबी द्वारा दिल्ली पुलिस को विशेष तौर पर सतर्क कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक भारत में G20 के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के होने वाले कार्यक्रम के मद्देनजर आतंकी गतिविधियों, संदिग्ध गतिविधियों पर सतर्कता से नजर रखने की हिदायत जारी की गई है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब सहित कई शहरों में सतर्कता बरतने को कहा गया है। के मद्देनजर केंद्रीय खुफिया एजेंसी आईबी ने एक विशेष तौर पर अलर्ट जारी करते हुए दिल्ली पुलिस को विशेष तौर पर सतर्क किया है और बताया है कि 26 जनवरी और उसके आसपास के दिनों में राजधानी दिल्ली के अंदर में बेहद चुस्त दुरुस्त व्यवस्था होनी चाहिए। और इस तरह से कई ऐसे जगह के बारे में भी बाकायदा उस सतर्कता में नोटिस में बताया गया है कि कहां कहां विशेष तौर पर सतर्कता बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। हालांकि इस वक्त मैं कर्तव्य पथ पे हूं और कर्तव्य पथ पे भी यहां पे देखा जाए कि हालांकि एक तरफ 26 जनवरी की तैयारियां चल रही हैं तो दूसरी तरफ जो सुरक्षा व्यवस्था है वो काफ़ी चाक चौबंद की गई है। और अगर अलर्ट की अगर बात करें तो जिस तरह से राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश और इसके साथ साथ हरियाणा, पंजाब में भी विशेष तौर पर वहाँ अलर्ट जारी किया गया है और विशेष तौर पर सतर्क किया गया है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आगरा, लखनऊ और अयोध्या वाला जो रीजन है वहां पर भी विशेष तौर पर सतर्कता बढ़ाने का निर्देश जारी किया गया है। और इसके साथ साथ हर वो संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने की भी बात कही गई है। तो इसके साथ साथ देखा जाए कि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों के अंदर में कई ऐसे अलर्ट्स जो हैं वो राजधानी दिल्ली पुलिस को मिल रहे थे। विशेष तौर पर दिल्ली की जो स्पेशल सेल है उसे अलर्ट मोड पे डाला गया है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जैसे 26 जनवरी की बात करें या G20 की बात करें, G20 जैसा जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम राजधानी दिल्ली में होने वाला है, तो कहीं न कहीं जिस तरह से उसी कार्यक्रम के मद्देनजर लगातार विदेश से जो काफ़ी डेलीगेट जो है वो दिल्ली में आ रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था और इसके साथ साथ जो विदेशी सैलानी कहाँ कहाँ जाएंगे, किस स्थान पर रुकेंगे, तो उस बात को भी ध्यान में रखते हुए इस सतर्कता अलर्ट्स को काफ़ी गंभीरता से लिया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश गौतम के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। कोरोना काल के दौरान मुंबई का एक तेजतर्रार अधिकारी काफी चर्चा में रहा था, जिसका नाम है इकबाल सिंह चहल। बृहन मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर 1979 बैच के आईएएस अधिकारी इकबाल सिंह चहल अब खुद जांच का सामना कर रहे हैं। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने इन पर मुंबई में कोविड सेंटर खोलने में घोटाले के गंभीर आरोप लगाए हैं। इन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए समन भेजकर 16 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया था। मुंबई पुलिस को ये कंप्लेंट प्राप्त हुई तो मुंबई पुलिस ने हमसे जानकारी मांगी, तो हमने मुंबई पुलिस को ये बताया कि इसमें जो मेन एक आरोप है कि डॉक्यूमेंट फैब्रिकेटेड हैं उस पर्टिकुलर फर्म के या व्यक्ति के, तो हमारे पास ऐसी कोई यंत्रणा, कोई मशीनरी नहीं है जहां पे बीएमसी सर्टिफाई कर सके कि ये डॉक्यूमेंट बोगस हैं, खरे हैं, खोटे हैं। और इसके लिए हमने पुलिस डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट किया कि आप इस पर इंक्वायरी करिए और आपके पास फॉरेंसिक डिपार्टमेंट है, आप चेक करिए कि इसमें कोई इशू है। अदरवाइज हमारे पास बीएमसी में हजारों टेंडर ऑन ऑपरेशन में हजारों टेंडर्स हैं, हम कभी ये वेरिफिकेशन नहीं करते हैं जब तक कोई कंप्लेंट ना आए। तो उस अगस्त महीने में हमने पुलिस डिपार्टमेंट को लिखा कि आप इस पे कंप्लेंट को एफआईआर करके इस पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने और हमारे से पत्र व्यवहार किया और इन्फॉर्मेशन मांगी, तो हमने आखिर में 4 जनवरी 2023 को उसको हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की और उसके वो जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।